मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, रिसर्च फाइंडिंग्स उन तक पहुंचे, जो नए अनुसंधान कार्य हैं वो उन तक पहुंचे, खेती बाड़ी की सही चीजें उन तक पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सके। इसके लिए मैंने इस चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं और ये प्लेलिस्ट किसान भाइयों के लिए बहुत लाभकारी है। आप इस प्लेलिस्ट के लेक्चर को देखिए। आज जो बात करना चाहता हूं ये है कि गेहूं काटने के बाद हम ऐसी कौन सी फसल ले सकते हैं जिससे हमें फायदा तो हो, हमारे खेत भी अच्छे रहें। क्योंकि जब हम अनाज वाली फसल लेते हैं, जैसे हम धान लेते हैं या गेहूं लेते हैं, उसके बाद हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति में कमी आती है। तो इस उर्वरा शक्ति को बनाए रखना भी जरूरी है। हालांकि हम खाद देते हैं, रासायनिक उर्वरक देते हैं, इसके साथ साथ प्राकृतिक रूप से भी उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जिससे हमें फायदा होगा और जो अगली खरीफ की फसल उगाएंगे वो भी समय से उग जाए, तो और हमें फायदा भी मिले, खेत भी अच्छा रहे, और अगली जो फसल हो खरीफ में जो जून जुलाई में लेंगे वो भी समय से हो। तो उसके लिए हमें कुछ फसलों पे ध्यान देना चाहिए और अपने क्षेत्र विशेष के अनुसार कि हमारे क्षेत्र में कौन सी उपलब्धता है, पानी कितना है, हमारे क्षेत्र में तापमान कितना जाता है, गर्मी कितनी जाती है, बाजार कितना है, क्या वो प्रोड्यूस बिक सकता नहीं बिक सकता है, उसके अनुसार हम फसलों का चुनाव कर सकते हैं। आज मैं उन्हीं फसलों पे बात करूंगा। देखिए, जो गेहूं की फसल है, उत्तरी भारत के अगर हम मैदानी क्षेत्र देखते हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ जो गेहूं की जो कटाई होगी वो अप्रैल के पहले सप्ताह से होनी शुरू होती है। तो उस समय तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। कहीं कहीं जो है ये गेहूं जो जल्दी बोया गया था वो कटना शुरू पहले ही हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जहां गेहूं थोड़ा जल्दी कट जाएगा तो वहां हम मूंग की फसल ले सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अप्रैल के पहले सप्ताह के बाद अगर हम मूंग लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। तो जहां अप्रैल के पहले सप्ताह तक गेहूं कट जाए वहां हमें मूंग की फसल ले सकते हैं। अब मूंग का हमें देखिए क्या फायदा होगा। मूंग का हमें जो बाजार में बेच के तो मिलेगा मिलेगा फायदा, उर्वरा शक्ति जो है खेत की हमारी, ये बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि ये एक दलहनी फसल है और मिट्टी के अंदर ये जैविक पदार्थों को बढ़ाती है और जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करती है। तो देखिए, ये इसका हमें फायदा होगा कि जो हमें इसका दाना मिला, जो हमने बेचा, उसका तो हमें पैसा आया, साथ में हमारी मिट्टी की जो ताकत है वो भी वापस आ जाएगी। तो आप ऐसे क्षेत्रों में मूंग को ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अप्रैल के पहले सप्ताह के बाद अगर आप लेते हैं तो इसका उत्पादन कम मिलता है। दूसरी फसल जो है हम लोबिया की ले सकते हैं, जहां अब इसको हम लोबिया को भी हम अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह तक बो लेते हैं। लेकिन इसको अगर हम दो चीजों के लिए ले सकते हैं, एक तो हम इसको फली के लिए ले सकते हैं, जो सब्जी वाली फली होती है वो बाजार में बहुत अच्छे दाम में बिक जाती है। दूसरा, इसको हम चारे के रूप में भी ले सकते हैं। तो जहां पशु है वहां हम गर्मियों में बहुत अच्छी इसकी फसल हो जाती है, हमें बहुत अच्छा चारा मिल जाता है, क्योंकि मई जून में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पानी की समस्या रहती है, वहां हरा चारा मिलना मुश्किल होता है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पशु है हमारे पास और चारे की समस्या हो रही है, तो वहां आप गेहूं के बाद लोबिया को ले सकते हैं। आप 15-20 अप्रैल को भी इसको बोएंगे, 20-22 अप्रैल को भी बोएंगे तो भी इसकी फसल बहुत अच्छी होती है, चारे के रूप में लेंगे। और हमारी जो जुलाई में जो भी हम धान की फसल ले रहे हैं, कोई दूसरी फसल ले रहे हैं, उससे पहले तैयार हो जाएगी। अगर हम थोड़ा जल्दी बो लेते हैं इसको, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में ले लेते हैं, तो हमें इससे फली भी मिल जाती है। तो इससे हमें दोहरा लाभ है। एक तो फली, सब्जी वाली फली मिल रही है, सब्जी के रूप में बिक जाती है, इसका अच्छा दाम मिल जाता है। दूसरा, पशुओं के लिए चारा मिल जाता है। तीसरा लाभ यह है, चूंकि ये भी एक दलहनी फसल है, इससे भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो ये बहुत ही अच्छी फसल है और इसको पानी की भी कम आवश्यकता होती है, इसमें कीड़े बीमारी भी बहुत कम लगते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहां थोड़ा बहुत पानी है और पशु है हमारे पास, वहां हम लोबिया की फसल ले सकते हैं। तीसरा, हमारे पास जो एक नया जो चल रहा है, जो नई फसल हमारी आ रही है, वो मक्के की साइलेज वाली मक्का। साइलेज मक्का, इसको हमें भुट्टे के लिए नहीं लेना है, इसको हमें साइलेज के लिए लेना है। साइलेज क्या होता है, जब मक्का की फसल बढ़ती है, थोड़ा सा उसमें भुट्टा आता है, इसको काट के रख लिया जाता है, सीधे पशु को नहीं खिलाया जाता, इसका एक तरह से अचार बनाया जाता है। तो इसका भी बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। हाँ, पानी वहां होना चाहिए। उन क्षेत्रों में जहां पानी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है वहां साइलेज मक्का को ले सकते हैं, और जहां पानी कम है वहां हम लोबिया को ले सकते हैं। लोबिया को कम पानी की जरूरत है, साइलेज वाली मक्का को पानी की अधिक जरूरत है। तो गेहूं काटने के बाद 15 अप्रैल 20 अप्रैल को साइलेज वाली मक्का आप बो दीजिए। अगर गेहूं पहले कट जाता है तो इसको बो दीजिए, इससे बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। और ये मक्का
अलग प्रकार से प्रिजर्व करके रख ली जाती है। एक अलग तरीका होता है, इसे काट करके टुकड़े बना करके इसको छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिया जाता है, साइलेज इसको बोलते हैं। एक तरह से एक जैसे हम अचार बना के रखते हैं, इसी तरह से एक अचार बना के रख दिया जाता है, और जब चारा नहीं होता है तब इसको साइलेज को खिलाया जाता है। इससे बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है और अच्छे दाम पे बिक जाती है। लेकिन ये हमें उन्हीं क्षेत्रों में बोनी चाहिए जहां पानी ज्यादा हो, पहली बात। दूसरा, जहां साइलेज के लिए कोई डेयरी या कोई कंपनी हो जो इसको खरीदने को तैयार हो, तभी आप इसको बोएं। क्योंकि अगर इसका बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, 250 कुंटल प्रति एकड़ तक आप इसका उत्पादन ले सकते हैं, अच्छा और ज्यादा ले सकते हैं। तो इतनी ज्यादा मात्रा में जब इसका चारा होगा, साइलेज बनाने की अलग तकनीक होती है, तो कोई कंपनी हो, कोई डेयरी हो, कोई कोऑपरेटिव हो जिसको खरीद सकती हो, उसी क्षेत्रों में इसको बोए। नहीं तो ये बिकेगा नहीं, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन एक अच्छा ऑप्शन उन क्षेत्रों में है जहां साइलेज की फैक्ट्रियां बन रही हैं, कंपनियां आ रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छी फसल है। चौथा हम ले सकते हैं, अगर आप कोई फसल नहीं लेना चाहते हैं और ऐसी कोई संभावना नहीं बन रही है, फिर हमें ढैंचे की हरी खाद लेनी चाहिए। तो ये आप हर जगह ले सकते हैं, ढैंचे की हरी खाद। इसमें क्या है कि गेहूं काटने के बाद खेत खाली रह जाएंगे तो घास होगी या मृदा पर्दन होगा, अलग बहुत समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप हरी खाद ले लेते हैं ढैंचे की, तो ये 40 45 50 दिन में तैयार हो जाती है। इसको मिट्टी में पलट सकते हैं आप। तो देखिए, इससे फायदा क्या होगा, एक तो जैविक पदार्थ बहुत बढ़ेंगे, नाइट्रोजन बहुत अच्छा बनेगी, ढैंचे के बहुत सारे अच्छे प्रभाव होते हैं, मिट्टी बहुत सुधरती है, और इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं आता है। मिट्टी के अंदर जैविक पदार्थों को बहुत ज्यादा मात्रा में मिला देता है, जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसके पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों को देते हैं। तो कोई भी फसल अगर आप नहीं बो पा रहे हैं, तो इसको हरी खाद जरूर मिट्टी के अंदर मिला देनी चाहिए हमें, ढैंचे की, ताकि हमारी मिट्टी अच्छी बनी रहे, उर्वरा शक्ति बनी रहे, ताकि जो हम अगली फसल उगाएंगे वो अच्छी हो। तो ये मैंने आपको बताया ऑप्शन। लेकिन ये निर्भर करेगा कि आपके क्षेत्र में पानी कितना है, उसको खरीदने के लिए बाजार है या नहीं है। तो अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार, और गेहूं की कटाई कब हो रही है उसके अनुसार आप ले सकते हैं। तो हरी खाद तो हम मई में भी आप ढैंचों को बो देंगे तो भी इससे हमें अच्छी खाद मिल जाएगी, क्योंकि 45-50 दिन में मिट्टी के अंदर पलटाई इसकी कर दी जाती है। तो आशा है ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि हम कौन कौन सी फसलें लेकर के अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बना सकते हैं और फायदा भी ले सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।